नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सोशल इश्यूज। आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। महंगाई के अंदर आज हम विशेष तौर पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि भैया महंगाई के अंदर जो खाद्य तेल हैं उसमें क्यों लगातार दाम बढ़ रहे हैं और इसके पीछे के जो कारण हैं आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर तथ्यपूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे महंगाई जैसे शब्द को लेकर। महंगाई शब्द से क्या मतलब है? महंगाई का अगर हम सरल शब्दों में देखें तो हम पाएंगे कि जो वस्तुएं हैं दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल किए जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर अगर दाम लगातार बढ़ते हैं, आसमान छूने लगते हैं और आम लोगों की पहुंच से दूर होते चले जाते हैं और जिसका सीधा असर मध्यम वर्ग, गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर पड़ता है, यह महंगाई कहलाई जाती है। हम अक्सर यह देखते हैं कि सरकार कहती है कि हमने महंगाई को कम कर दिया है, परंतु हमें ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। इसका बिल्कुल उलट देखने को मिलता है। कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पेट्रोल के बढ़ते दामों की यात्रा देख लेते हैं। आज हम देखते हैं कि पहले जो पेट्रोल था वह पहले 90 रुपये लीटर था, जो कि महंगा था, परंतु और महंगा हुआ, फिर यह 100 रुपये लीटर हो गया और फिर वर्तमान समय में 105, कहीं कहीं 107, कहीं कहीं 100 का आंकड़ा पार करने वाला है या कहीं कहीं 100 होने वाले हैं। तो यह एक यात्रा है पेट्रोल के बढ़ते दामों की। अगर हम आगे देखते हैं, सरसों का तेल है वह 114 शहरों में 118 रुपये से बढ़कर 170 रुपये सरसों तेल एक साल में 51 रुपये से ज्यादा बढ़ा है, यानी 43.70% की बढ़ोतरी यहाँ पर हम देखते हैं। और हम यहाँ पे यह देखते हैं कि दालें भी महंगी हुई हैं, राजमा भी महंगा हुआ है। देखते हैं कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर दाल की जो कीमत है 10 रुपये से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है, जिसमें राजमा पिछले साल 85 रुपये से 95 रुपये के प्रति किलो था, जो बढ़कर आज के समय में 140 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर घर का जो बजट है वह कहीं ना कहीं रसोई की वजह से ज्यादा बिगड़ता हुआ देखा गया है और बजट ही नहीं, यहाँ से तो स्वाद भी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। हम नजर दौड़ाएं भारत में खाद्य तेलों की बढ़ती महंगाई, जो कि 28 मई 2020 से 28 मई 2021 के बीच में जो बढ़ी है। अगर हम देखें तो मूंगफली का जो तेल है 20% महंगा हुआ है और जो सोयाबीन का तेल है वह 52.66% महंगा हुआ है और सरसों का तेल 44.33% महंगा हुआ है। सनफ्लावर का तेल जो है वो माय गॉड 56.31% महंगा हुआ है। भैया क्या खाओगे, कैसे छौंक लगाओगे और क्या स्वाद वाला खाना खाओगे? और यहाँ पे वनस्पति तेल भी पीछे नहीं है। वनस्पति तेल जो है 30% से ज्यादा साल भर के अंदर जो वस्तुओं के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर तो सरकार भी चिंतित लग रही है। बढ़ती महंगाई के पीछे की क्या जानकारी है, आइए देखते हैं। क्या गणित है जो महंगाई इतनी हो रही है? क्या कहता है कृषि मंत्रालय? कृषि मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है महंगाई को लेकर। कृषि मंत्रालय कहता है कि 2015 और 16 और 2019 और 20 के बीच वनस्पति तेलों की मांग 23.48 से 25.92 मिलियन टन के दायरे में रही, जबकि भारत में वास्तविक वनस्पति तेल की उत्पादन जो है 8.63 से 10.65 मिलियन टन के दायरे में काफी कम रही है। देख लो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ हमारे देश को जरूरत है 23.48 से 25.92 मिलियन टन की वनस्पति तेलों की जो मांग है, परंतु भारत में उत्पादन कितना हो रहा है वनस्पति तेल का? 8.63 से 10.65 मिलियन टन के दायरे में, जो कि काफी ज्यादा कम दिख रहा है यहाँ पर। तो और भी सरल शब्दों में समझें तो देखेंगे कि भैया वनस्पति तेलों की पैदावार बहुत कम है और इसकी जरूरत बहुत ज्यादा। इस ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम देखें तो भारत बाहर से मंगवाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत जब खुद से इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उत्पादन नहीं कर पाता, तो वह बाहर निर्भर रहेगा, बाहर और देशों से निर्भर रहेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे समझना यही है दोस्तों कि बाहर के जो कारण है ना, वे हमारे यानी भारत के तेल की कीमत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और यही एक बहुत बड़ी भूमिका है भारत के तेल की कीमत को बढ़ने में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कौन से कारण हैं जो भारत में तेल की कीमत को बढ़ाते हैं? नंबर 1 देख लेते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं ना, वह सब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी वजह से बायोडीजल की खपत बढ़ती जा रही और बायोडीजल के अंदर इस्तेमाल जो होता है वह खाद्य तेलों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और संभावना ऐसी लगाई जा रही है कि विश्व मार्केट जो है ना, विश्व की जो बाजार है उसमें खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, यानी बायोडीजल खपत बढ़ रही है
और बायोडीजल में क्या ज़रूरत है? खाद्य तेल, यानी ऐसे तेल जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये खाद्य तेल बायोडीजल में इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर सी बात है देश के अंदर या विश्व के अंदर संकट तो देखने को मिलेगा खाद्य तेलों को लेकर। और संभावना ऐसी बनाई जा रही है कि इस वजह से वर्ल्ड मार्केट में खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि खाद्य तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं वह इन्हीं कुछ कारणों में से एक है। कुछ कृषि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं सरसों के तेलों के जो दाम बढ़ रहे हैं इसका स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी बात है, ऐसा कुछ कृषि विशेषज्ञ मानते हैं। भारत में अगर दूसरा बिंदु देखें तो भारत में खाद्य तेलों के दामों के बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार का मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर सख्त होना भी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल आपने ये सुना भी होगा कि मलेशिया और भारत के बीच में कुछ विवाद हमें देखने को मिले थे जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसकी वजह से जो आयात है, जिसकी हमारी जो मांग थी मलेशिया से पाम ऑयल को लेकर वो जीरो हो गई है। और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो खाद्य तेल है वह बढ़ते जा रहे हैं, उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं क्या मामला है इसका। जब मलेशिया ने कश्मीर के ऊपर बात करी तब भारत ने मलेशिया में पाम ऑयल की जो इंपोर्ट है इसको फ्री लिस्ट से निकालकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया। अब भारत अपनी जरूरत का अधिकतर पाम ऑयल जो है मलेशिया से ही मंगवाता था। अब क्या हुआ? लेकिन अब भारत का जो मलेशिया से आयात लगभग जीरो हो गया है। इसका सीधा असर भारत के खाद्य तेलों के बाजारों पर हुआ है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आती है कि भाई ये जो मामला है कश्मीर का, यह अंदरूनी मामला है जिसमें किसी विदेशी देश को हमारे फैसले या संप्रभुता जैसे विचार पर कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। परंतु अगर हम बात करते हैं खाद्य तेलों को लेकर तो यहाँ पर भारत सरकार को भी एक बीच का ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसकी वजह से जो खाद्य तेल का संकट आज हमें देखने को मिल रहा है वैसा ना मिले, ठीक है। और सरकार को इसके ऊपर जांच मतलब एक तरह से चर्चा करनी चाहिए, का रास्ता निकालना चाहिए। अब ये बात नहीं कि भारत खाद्य जो तेल है इसका उत्पादन नहीं कर सकता, भारत की जलवायु अनुकूल है, परंतु ऐसे क्या कारण हैं, ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत खाद्य तेलों का उत्पादन नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है यह प्रश्न तो सरकार के मन में भी उठता होगा और इसके ऊपर काम भी कर रही होगी। आइए देखते हैं भविष्य में क्या होता है इसके बारे में। अगर होगा तो हम इसके बारे में अपडेट करेंगे। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि भारत सरकार कह रही है कि सितंबर 2020 में सरसों के जो तेल थे ना उसमें मिलावट कम कर दिए, जिसकी वजह से जो दाम है सरसों के तेल के जो दाम है वह कम हो गए हैं। तो अब भैया दोस्तों आप ही समझो ये तर्क किस प्रकार का है कि सरसों के तेल के अंदर जो मिलावट थी कम कर दी है जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। आपका क्या मानना है इस तर्क को लेकर, सरकार के इस तर्क को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में अपनी राय रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में सरसों के तेल का बाजार जो है 40,000 करोड़ का है, जबकि 75,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल मंगवाया जाता है। एक बहुत बड़े मात्रा में हम मंगवाते हैं खाद्य तेल को, ठीक है। अगर हम चौथा पॉइंट देखें दोस्तों तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। इसकी वजह चीन में बढ़ती मांग भी है, यानी चीन जो है लगातार खाद्य तेल की एक मांग करता रहा है जिसकी वजह से खाद्य तेलों का संकट हमें विश्व के अंदर भी देखने को मिल रहा है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों? पांचवा पॉइंट ये है कि विश्लेषक और इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी ट्रेंडिंग बढ़ रही है जिसका असर खाद्य तेलों के दामों पर पड़ रहा है। जिन दोस्तों को कमोडिटी ट्रेंडिंग के बारे में नहीं पता तो मैं अभी इसके बारे में बता देता हूँ। कमोडिटी ट्रेंडिंग क्या है? अगर इसको सरल शब्दों में समझे तो कमोडिटी ट्रेंडिंग जो है ना एक तरह से संपत्ति या प्रॉपर्टी के तौर पे होती है, या एक सामान जो है या एक समूह जो रोजमर्रा की जिंदगी से महत्वपूर्ण है, जैसे भोजन, खाना, ऊर्जा या धातु। कमोडिटी वैकल्पिक रूप और प्रकृति में विनिमय योग्य होती है। इससे हर तरह यहाँ से वहाँ ले जाने वाली चीज़ों को बांटा जा सकता है, जिसे धन के सिवा खरीदा और बेचा जा सकता है। या इसको और भी सरल शब्दों में समझें तो हम पाएंगे कि जो शेयर मार्केट है ना उसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहाँ शेयर की खरीद बिक्री के माध्यम से ट्रेड किया जाता है और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक उसी तरह कमोडिटी मार्केट में भी वस्तु का मतलब आप मान के चलो खाद्य तेल, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तुओं का व्यापार करते हैं और
उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। अगर हम आगे छठा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं तो हम पाएंगे द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये क्या कहता है? इसके मुताबिक भारत में इस साल सरसों का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, भारत में रबी मौसम के दौरान 79 मतलब 89.5 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 19.33% अधिक रहा है। 2019 और 20 में भारत में 75 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, लेकिन यह बम्पर उत्पादन भी भारत की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, जान लेते हैं क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े। एक सामान्य भारतीय परिवार साल भर के अंदर औसतन 20 से 25 लीटर खाद्य तेल की खपत करता है, यानी इस्तेमाल कर लेता है। और हर साल भारत में खाद्य तेल की खपत 2 से 3% बढ़ जाती है। परंतु यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोविड-19 का जो दौर है ना, इसके अंदर भारत में खाद्य तेलों की खपत कम हुई है। समझना यही है दोस्तों कि खाने के व्यवहार में भारतीय परिवार के अंदर जो खाना है या खाने से संबंधित जो व्यवहार है, उसमें एक तरह से बदलाव आ गया है। अब हम देखते हैं भैया, आयात पर निर्भर है भारत। किस तरीके से निर्भर है? भारत जैसे कृषि प्रधान देश खाद्य तेलों की मांग के लगभग 70% के लिए आयात पर निर्भर है। यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारत को इतना निर्भर होना यह भारत के लिए भविष्य के लिए भी सही नहीं है। इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि 70% निर्भर होना यानी बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जाना होता है, जिसका कहीं ना कहीं एक कारण आज के समय में हम देख रहे हैं खाद्य तेलों के बढ़ते दामों के रूप में। आइए देखते हैं दोस्तों भाइयों, खाद्य तेल के जो फसल के अनुकूल जलवायु होने के बाद भी सरकार ने तिलहन उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड 1986 जैसी कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। देखो दोस्तों, यहाँ पे खाद्य तेल के फसल के लिए अनुकूल जलवायु तो है, परंतु सरकार इतना गंभीर रूप से प्रयास नहीं कर पा रही है। तो क्या भविष्य में भी दाम बढ़ने की संभावना है? तो जवाब है शायद नहीं। खाद्य तेलों की महंगाई के कारण किसानों को थोड़ा लाभ जरूर हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक यह फायदा किसानों को नहीं मिल पाएगा या फिर फायदा नहीं उठा पाएंगे किसान, क्योंकि सरकार को महंगाई कम करने के लिए ड्यूटी कम करनी होगी, और यह भी चीन में खरीद पूरी हो जाने पर शायद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद कम होगी। अगर चीन भविष्य में खाद्य तेलों की जो मांग है वह कम करता है, तो शायद ही कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें कम हो सकती हैं। और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि तेल के बाजार में हर 7 से 8 साल में एक उछाल आता ही रहता है, दाम ऊंचे होते हैं। साल 2008 में भी ऐसा हुआ था, तेल बहुत तेज महंगा हो गया था, पर 2009 और 10 में महंगा कम हो गया था। अभी तेल या कह लो सबसे ऊंचे दामों पर बिक रहा है। ऐसे में लगता है अभी और दाम बढ़ने बाकी हैं, या हो सकता है कम भी हो जाए। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई साहब इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कोई चीज छूट गई हो या कहीं कमी दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।